हेलो एंड वार्म वेलकम टू सवाला जेई। सो गाइस, जैसा आपको पता होगा कि आईएएस दिव्या तनवार के बारे में कि एक गांव की लड़की जो पहले आईपीएस बनी, उसके बाद उसका सिलेक्शन आईएएस में हो जाता है। तो यार ये खुशी की तो बात है। और यार इससे काफ़ी पेरेंट्स भी मोटिवेट होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स भी मोटिवेट होते हैं कि भाई अगर हम भी गांव में हैं तो हम भी आईपीएस और आईएएस जैसी पोस्ट पे पहुंच सकते हैं। लेकिन यार कहीं ना कहीं जो सबसे बड़े कारण होते हैं सिलेक्शन के, उसके बारे में मुझे लगता है कि कोई भी बात नहीं करता है कि किसी एक स्टूडेंट का सिलेक्शन क्यों हुआ। एक बच्चा जो गांव से पढ़ाई कर रहा था वो इतने बड़े पद पर आ जाता है, तो उसके पीछे के क्या बड़े कारण थे। तो देखो, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे बड़े कारण बताऊंगा और जो जेन्युइन कारण बताऊंगा, जो आपको शायद ही कहीं यूट्यूब पे देखने के लिए मिलेगा और ना ही किसी आपको न्यूज़ चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि देखो, जो न्यूज़ वगैरह है वो सिर्फ क्या है, आपको जो हेडलाइन होती है वो बताती है भाई ऐसा हुआ, लेकिन उसके पीछे के क्या कारण थे, क्यों ऐसा हुआ। क्या हर गांव का बच्चा आईएएस बन जाता है? क्या हर गांव का बच्चा आईपीएस बन जाता है? तो नहीं बन पाता है। तो यार ऐसा क्या है कि भाई कुछ बच्चे बन जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं बन पाते हैं। और यार इन सब चीज़ों को देखकर जब न्यूज़ आती है, न्यूज़पेपर में आती है या सोशल मीडिया पर आती है, तो काफ़ी पेरेंट्स भी होते हैं जो अपने बेटों को, अपने बेटियों को कहते हैं कि भाई तुम भी आईएएस की तैयारी करो, तुम भी आईएएस की तैयारी करो, तुम्हारा भी सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन जब उनको असफलता मिलती है तो वही पेरेंट्स बोलते हैं कि तुमने तैयारी सही से नहीं किया, या वही बच्चे डीमोटिवेट अपने आप में हो जाते हैं कि यार शायद मुझ में ही कमी है। तो यार ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनको क्या थोड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं। तो यार ये सब चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में। तो यार ऐसी चीज़ों को कैसे स्टॉप होगी? क्या ऐसे कारण होते हैं कि भाई जो गांव के बच्चे होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं? तो यार अगर मैं तुमसे बात करता हूँ, अगर आप आईपीएस दिव्या तनवार के बारे में, जो आईएएस बन चुकी हैं, उनके बारे में तो आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी। पहली चीज़ तो आपके सामने आएगी कि जो उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो सरकारी स्कूल से थी। तो आप कहोगे कि भाई सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई बेकार होती है, बहुत अच्छी तो नहीं होती है। तो यार तब भी वो आईएएस बन गई, अच्छी बात है यार। लेकिन उसके आगे की चीज़ देखो, आगे की चीज़ आप ये देखो कि उसने जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन के बाद जो आपकी कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक की पढ़ाई थी वो सरकारी स्कूल से कर ली। लेकिन उसके आगे की जो पढ़ाई थी, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 की पढ़ाई, वो किया है जवाहर नवोदय विद्यालय से। जब ये पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय से की गई है तो काफ़ी लोग हैं जो यही नहीं जानते कि भाई जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है, वो क्या दे रहा है, और एक गांव का बच्चा जो पढ़ रहा है गांव में वो क्या ले रहा है, उसको ये डिफरेंस ही पता नहीं है। और यही डिफरेंस की वजह से सिर्फ सिलेक्शन जैसी चीज़ें होती हैं। देखो, एक बच्चा जो गांव में पढ़ रहा है वो क्या कर रहा है, वो अपने स्टेट बोर्ड की पढ़ाई कर रहा है, जैसे यूपी बोर्ड का है, वो हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की, जिसमें दिव्या तनवार ने पढ़ाई की, तो उस जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या होता है, तो देखिए जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय भारत में खुले हैं, भारत में 661 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। और उन जेएनवी स्कूल्स में क्या होता है, उन जेएनवी स्कूल्स में सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई होती है, बच्चे इंग्लिश में बुक पढ़ते हैं। अब आप बताओ, आप गांव के एक ऐसे बच्चे हो जो हिंदी माध्यम में पढ़ाई कर रहा है, और एक उसी जगह दूसरा बच्चा है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहा है, सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो सिलेक्शन के चांसेस किसके ज़्यादा? ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बिकॉज सीबीएसई में जो बुक्स वगैरह हैं वो सारी की सारी बुक्स एनसीईआरटी पैटर्न पर फॉलो कर रही हैं। और एक बच्चा जो इंग्लिश मीडियम का है वो ऑलरेडी एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से एक स्टेप आगे होता है। और गांव के जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो सबके सब क्या है, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे होते हैं। कुछ ही बच्चे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में जा रहे हो, अदरवाइज गांव के सारे बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं। और उसी जगह जब ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं कि भाई गांव की ये लड़की बनी ये, या गांव का ये लड़का बना ये, अगर ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं तो पेरेंट्स का तो काम है सपोर्ट करना। लेकिन पेरेंट जो ओरिजिनल चीज़ होती है वो तो जानते ही नहीं है ना। और जब नहीं जानते हैं
और वो आपको तैयारी में भेजते हैं, तो भाई आपके सिलेक्शन के चांसेस तो पहले ही कम हो जाते हैं ना। और फिर अगर आपका नहीं हो रहा तो भाई अपने आप में गिल्ट महसूस करना, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ख़राब बात है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप पढ़ाई में आ रहे हो आईएएस की या आईपीएस की, तो एक बार ये चेक करो कि तुम्हारे पढ़ाई के लेवल में और उनकी पढ़ाई के लेवल में क्या डिफरेंस है। देखो, जो बच्चा जेएनवी से पढ़ा है, जैसे दिव्या तनवार जेएनवी स्कूल से पढ़ी है, जेएनवी को जवाहर नवोदय विद्यालय बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, जवाहर नवोदय विद्यालय को ही जेएनवी बोला जाता है। तो जब दिव्या तनवार ने जेएनवी स्कूल से पढ़ाई करी है, तो जेएनवी स्कूल में क्या होता है, वहीं पर रहना है, वहीं पर खाना खाना है और वहीं पर पढ़ाई करना है। सिर्फ जो छुट्टियां मिलती हैं, जैसे होली की, दिवाली की, उन्हीं छुट्टियों में सिर्फ घर जाना होता है। बाकी क्या है, वहीं रहना है, वहीं खाना है, वहीं पढ़ना है। और लड़कियों के लिए तो जवाहर नवोदय विद्यालय में पूरी शिक्षा फ्री है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक बिल्कुल फ्री पढ़ो, कोई पैसा नहीं देना है। तो जब भाई एक बच्चे को जो एटमॉस्फेयर अच्छा मिल रहा है, अच्छे जो पढ़ाई कर रहा है, और वही एटमॉस्फेयर तुम एक गांव वाले बच्चा को नहीं मिल रहा है, तो भाई उस बच्चे का, गांव वाले बच्चे का बेस तो वीक हो गया ना। जिसने जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं पढ़ाई करी है, जिसने एक अपने लोकल गांव की पढ़ाई करी है, तो भाई उसका तो बेस पहले ही वीक हो गया। जब तुम्हारा बेस ही पहले वीक है, तो तुम कैसे एक आईएएस आईपीएस की पोस्ट पे आओगे? ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है। बेस ऐसे स्ट्रांग नहीं होता है, बेस तब स्ट्रांग होता है जब हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, वो स्ट्रांग होती है। तो दिव्या तनवार के केस में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो स्ट्रांग हो गई। जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई है वो काफ़ी अच्छी हो गई। क्यों हो गई? बिकॉज जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको बताता हूँ क्या रूटीन रहता है। जो मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग में सुबह लगभग 5-6 के बीच में क्या है, ग्राउंड में जाना होता है। मतलब सुबह 5 बजे उठा दिया जाता है आपको, उसके बाद आपको ग्राउंड में जाना होता है। फिर उसके बाद आपको मैं पूरा शेड्यूल बताता हूँ, मेरे पास शेड्यूल भी है जवाहर नवोदय विद्यालय का। मैं आपको पूरी डिटेल इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सोच समझ के करें। तो देखो, सबसे पहले सुबह का टाइमिंग रहता है जवाहर नवोदय विद्यालय में, 5 से 6 के बीच में आपको ग्राउंड में जाना होता है। फिर 7 से 8 के बीच में आपको नाश्ता मिल जाता है, और 8 बजे से आपकी जो स्कूल की क्लासेस होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। और दोपहर में वही 11:30 बजे आपको जो है जो लंच होता है वो आपको मिल जाता है। और उसके बाद आपको 1:30 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है। 1:30 बजे के बाद आपको 3 बजे जाना होता है रिमेडियल क्लासेस। जैसे आपकी जो डाउट क्लासेस होती हैं, जो आपकी कोचिंग क्लासेस होती हैं जो आप अटेंड करते हैं, उसी तरीके से रिमेडियल क्लासेस होती हैं जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। उसके बाद आपकी जो रिमेडियल क्लासेस है 3 बजे से लेकर लगभग 4:30 बजे तक चलती हैं। फिर 5 से 6 के बीच में शाम को आपको जाना होता है ग्राउंड में। फिर ग्राउंड से आने के बाद आपको क्या है, चाय या दूध क्या है मिल जाता है खाने के लिए। फिर उसके बाद 6 बजे आपकी अटेंडेंस ली जाती है कि भाई सारे बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रेजेंट हैं या नहीं। फिर उसके बाद 6 से 8 के बीच में आप क्या है, सेल्फ स्टडी करें। फिर शाम को 8 बजे क्या खाना मिल जाता है। फिर उसके बाद आप क्या है 10-11 बजे सो जाते हैं। फिर से सुबह 5 बजे उठ के वही रूटीन फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो आप खुद सोच के देखिए, क्या ऐसा एटमॉस्फेयर हमको हमारे घर में मिलता है? आप एक गांव में रह रहे हो, क्या आपको ऐसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और जब एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, एक बच्चे को एटमॉस्फेयर मिला है, एक बच्चे को नहीं मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बच्चे के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो कमजोर हो जाएंगे, एक के ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो बच्चा गांव में रह के पढ़ रहा है सिर्फ अपनी पढ़ाई को, तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए वीक। और एक बच्चा जो दिव्या तनवार जैसी जो लड़की हैं, जिसने पढ़ा अपने जवाहर नवोदय विद्यालय में जाके, तो उसके जो बेसिक हैं वो स्ट्रांग हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बच्चा जिसके बेसिक ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो वो क्या है, आगे बढ़ जाएगी। और यार, इसका गरीबी से कोई भी लेना देना नहीं है। जब हम अक्सर सुनते हैं कि भाई गरीब थी वो इतनी और वो आईएएस आईपीएस में, तो भाई गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज गरीब थी इसीलिए उसको क्या है, जेएनपी स्कूल में एडमिशन वगैरह क्या आसानी से मिल गया। क्योंकि जो गांव के बच्चे होते हैं उनके लिए 75% रिजर्वेशन है। मतलब 75% सीटों पर गांव वाले बच्चों को ही लिया जाएगा। जब सरकार पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, सब कुछ दे रही है, तो भाई इसके लिए मुझे लगता है कि भाई गरीब बच्चा जो एडमिशन नहीं ले पाता है जेएनबी में, वो कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई क्या पीछे रह जाती है। और जो बच्चा जेएनबी में एडमिशन ले लेता है उसकी पढ़ाई क्या आगे बढ़ जाती है। तो सरकार भी चाहती है जो बच्चे पढ़ने में थोड़े ठीक ठाक हैं वो उनको आगे पढ़ने का और हम मौका दें और वो लाइफ में कुछ कर पाएँ। और सेम उन्हीं एग्जाम्पल में दिव्या तनवार आती है। तो दिव्या तनवार ने, अगर तुम सोचते हो कि भाई एक गांव की लड़की है जिसने पढ़ के सब कुछ किया, तो भाई वो एक सिर्फ गांव की लड़की नहीं है,
उसने ऑलरेडी जेएनवी स्कूल में पढ़ा है, जिससे उसके बेस स्ट्रांग हो गया है, जिसकी वजह से वो क्या है आगे बढ़ पाई है। अदरवाइज अगर वो एक नॉर्मल अपने गांव में रहकर पढ़ाई करती, तो ऐसा जरूरी नहीं था कि वही वो आईएएस आईपीएस तक पहुंच जाए। और देखो कुछ बच्चे पहुंच जाते हैं, लेकिन यार मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे अपने गांव में रहकर सिर्फ सेल्फ स्टडी के दम पे पढ़ाई करते हैं, तो उनमें से सबका नहीं हो जाता है। बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं, बहुत ही कम बच्चे होते हैं। और जो बच्चे होते हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री को खंगालो तो हिस्ट्री में आपको कुछ ना कुछ ऐसा सॉलिड पॉइंट पता चलेगा जो उनको आगे बढ़ाता है। तो अगर मैंने इस केस में जो सॉलिड पॉइंट देखा, वो पहला पॉइंट देखा कि भाई पहली चीज़ है कि जेएनवी स्कूल का बेस्ट एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से दिव्या तनवार इतना आगे बढ़ पाई। और दूसरा सॉलिड पॉइंट मैंने देखा उसकी माँ का त्याग, कि उसकी माँ ने इतना स्ट्रगल किया, अपने बेटी को क्या जवाहर नवोदय विद्यालय तक पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं दो ये बहुत बड़े अहम रोल प्ले करते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय और एक उसकी माँ का त्याग। क्योंकि उसकी माँ ने भी काफ़ी स्ट्रगल सहा, और मतलब जो है शुरुआत की जो शिक्षा है वो तो करानी होती है भाई कहीं ना कहीं, तो उसने जो है अपनी बेटी को पढ़ाया उसकी माँ ने, और एक सरकारी स्कूल तक लेके गई। और सरकारी स्कूल के बाद क्या है, फिर जवाहर नवोदय विद्यालय का है, जहाँ से उनका जो बेस है, अगर वो एक सिर्फ उसी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो मुझे लगता है कि मे बी हो सकता था कि भाई ना बन पाए। लेकिन जब जवाहर नवोदय विद्यालय, तो भाई वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं जो शिक्षा है वो सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है। और यार तुम खुद सोच देखो, गांव के एक बच्चे को कहाँ सीबीएसई बोर्ड के बेसिस पे शिक्षा मिल पाती है। भाई गांव का बच्चा तो पहले ही पीछे रह जाता है। और वही कारण होता है कि गांव का बच्चा एक हिंदी मीडियम से पढ़ रहा होता है, और उसकी जो बेस वगैरह वो सब बिल्कुल बर्बाद हो चुके होते हैं। और वो बच्चा फिर जब आईएएस की तैयारी करता है, आईपीएस की तैयारी करता है, तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत ही रेयर केस में बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन हो पाता है। तो इसलिए अगर आप तैयारी करने का सोच रहे हो, आप अपने लेवल को चेक करो कि भाई मैं किस लेवल पे हूँ, क्या मेरे द्वारा कोई एग्जाम निकाला जा सकता है कि नहीं, मैं किस एग्जाम के लायक हूँ, और उसी को जज करने के बाद अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। ना कि ये देखकर कि एक लड़की जो गरीब परिवार से थी वो आईएएस बन गई, आईपीएस बन गई, तो मैं भी बन जाऊंगी या मैं भी बन जाऊंगा। अगर आप ये सोच के सिर्फ तैयारी कर रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं आप क्या है नीचे गिरने वाले हो। बिकॉज यार आप खुद सोच के देखिए कि अगर आप किस लेवल पे हो और उसका क्या लेवल था। पढ़ाई का लेवल अगर आप देखेंगे तो उस लेवल के अकॉर्डिंग आप अपने आप को देखिए। अगर आप उस लेवल के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे तो आप तैयारी तो करेंगे। कई लोग हैं जिनको मैंने देखा कि जिनकी एज हो गई है 35 साल 40 साल, लगे पड़े हैं तैयारी के लिए। तो देखो कई SC ST कैंडिडेट हैं जिनको मौके तो मिलते हैं, OBC कैंडिडेट हैं जिनको ज़्यादा एज पे भी मौके मिलते हैं, लेकिन उस एग्ज़ाम के लिए ही क्या लगे रहना जिस एग्ज़ाम में तुम्हारा नहीं होने वाला है। तो देखो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, ये बात सही कही गई है, लेकिन सिर्फ एक ही एग्ज़ाम को 10-10 साल देना तो मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ी है। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप 1 साल दीजिए, 2 साल दीजिए, 3 साल दीजिए, 4 साल दीजिए, 5 साल दीजिए, 6 साल दीजिए। उसके बाद तो कहीं तो अपने आप को पहले स्टॉप लगाओ। और अगर आप लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो। आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कहीं ना कहीं डे बाई डे वीक होती जाएगी। तो इसलिए जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो एटलीस्ट जब कंपैरिजन करते हो किसी चीज़ का तो हर एक पॉइंट के बेसिस पर करो। अगर आप हर एक पॉइंट के बेसिस पर कंपैरिजन करोगे तो आप अपने आप को एक अच्छे लेवल तक लेके जा पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, आपका सपना था बहुत बड़ा और फिर क्या नीचे रह जाओगे, तो फिर वो उसमें आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए जो ड्रीम देख रहे हैं क्या उसके अकॉर्डिंग आप हो या नहीं, ये चीज़ जज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी कि कैसे एक गांव की लड़की या कैसे एक गांव का लड़का आईएएस आईपीएस जैसी पोस्ट पे पहुंच जाता है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि भाई गांव के लड़के का हो गया आईआईटी में सिलेक्शन, तो उसके कुछ रीजन्स होते हैं, उसके पास वो फैसिलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, बन जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और कोई भी बच्चा जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहता हो, जिसको लग रहा हो कि भाई अब मुझे ये सारी चीज़ समझ में आ गई, मैं नहीं पढ़ सका, तो चलो मैं अपने भाई को, अपनी बहन को या अपने रिश्तेदार में कोई लड़का लड़की है उसको हम पढ़ाएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय में। अगर आप पढ़ना चाहते हो, जवाहर नवोदय विद्यालय की पूरी जानकारी देखना चाहते हो, तो आप क्या करो, प्ले लिस्ट में जाओ। प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा जवाहर नवोदय विद्यालय प्ले लिस्ट। तो उस प्ले लिस्ट में जाकर आप जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में सारी जानकारी ले सकते हो। एडमिशन कैसे होता है, कब फॉर्म आता है, कैसे फॉर्म आता है, तो वो सारे वीडियोस आप क्या है प्ले लिस्ट में जाकर क्या जरूर और जरूर देखो। तो आपको पता है कि हमारे चैनल का नाम है ट्यूशन वाला JEE। इस चैनल पे जाके आप क्या है प्ले लिस्ट में जाइए, जवाहर नवोदय विद्यालय प्ले लिस्ट आएगी, वहाँ पे आप क्या देख सकते हैं। और अगर आपको IAS IPS एग्जाम की पूरी जानकारी चाहिए
तो इस एग्ज़ाम की भी प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट का नाम है IAS IPS IFS एग्ज़ाम। तो इस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या IAS IPS IFS एग्ज़ाम की भी जानकारी पूरी ले सकते हो। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है कि जिससे कि जो भी बच्चे अपने आप को सही तरीके से जज नहीं करते हैं, अपनी चीज़ों को नहीं समझते हैं, सिर्फ भेड़ चाल में चले जा रहे हैं कि भाई एक बंदा बन गया IAS, एक बंदी बन गया IAS, तो भाई हम भी बनी जाएंगे। अगर इस चाल में चले जा रहे हो तो इस चाल में आपको नहीं चलना है, अपने आप को एटलीस्ट जज करना है, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर चाहते हो, आपको लगता है कि भाई ये वीडियो को शेयर करना चाहिए, जो लोग भेड़ चाल में चले जा रहे हैं एक ही चीज़ को देख के, तो जरूर शेयर करें। तो चलिए आज वीडियो हम एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।